हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो यो रामलाल आ गया इलेक्ट्रिक एंड फील्ड के 14th लेक्चर में। तो जो कि एक लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आगे हम चालू करेंगे वर्क पावर और उसके बाद पैरेलली लेके चलना चाहेंगे कैपेसिटर वाले को। देखते हैं, इस वीक में सोचा हूँ 3 चैप्टर खत्म करूँगा। वर्क पावर, सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर। देखते हैं कितना पूरा हो पाता है। वर्क पावर भी हो चुका है एक क्लास। आगे चलते हैं अब हम इसमें जो भी सर ने क्वेश्चन कराए हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। कुकर की सीटी बच सकती है तो माइंड मत करिएगा, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, ठीक है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस इज 1000, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये फ्लक्स दिया है कितना है 1000, देन चार्ज कितना इनक्लोज होगा। कैसे निकालेंगे? फ्लक्स क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज निकालना है, फ्लक्स दिया है, फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना दिया है चार्ज? 1000। मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब 10⁻⁻12 से 1000 कटेगा तो 8.85 इंटू 10⁻⁻9 बचेगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 ही बचेगा ना, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब देखो, हमको बताना है ये डिस्टेंस x जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कैसे बताएंगे? तो क्या हमने ऐसे सवाल बहुत सारे किए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला अलग आया था। दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो r/n+1 हो जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू, यहाँ रखते हैं। r की वैल्यू कितनी है? 20। n की वैल्यू कितना टाइम्स चार्ज बड़ा है? ये बड़ा है 8 टाइम्स, तो 8 हो जाएगा +1, तो 20/9। ये कहाँ से डिस्टेंस है? ये छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस है। हमको पूछा कहाँ है? यहाँ से। तो क्या हम पूरे रेडियस 20 में से 20/9 को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस कर देंगे तो 9 दूनी 18, तो 180 माइनस 20/9 आ जाएगा, जो कि कितना होगा मेरा? ये हो जाएगा 160/9। ये मेरा आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल भी इसी तरह का है, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया है पहले भी कि जब नेगेटिव चार्ज दे देता है तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है कौन छोटा? ये मेरा मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। अब मुझे इस क्वेश्चन में लिख देना चाहिए था, मैं एडिट कर दूंगा। आप लोग एक काम करिए, मेरा जो पीडीएफ है ना उसको जो ऐप है उसी के थ्रू ओपन करिएगा। नॉर्मली ओपन करेंगे तो ये शायद एडिट वाला पार्ट नहीं दिखता। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 3। अब मुझे एक बात बताना, जब इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव होगा तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? x = r/n। यहाँ पर प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये वो डिस्टेंस होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वो डिस्टेंस कहाँ होगी? वो डिस्टेंस इसके अंदर नहीं हो सकती, वो डिस्टेंस ए साइड होगी, यहाँ कहीं होगी। ये x है, ठीक। आगे चलेंगे। अब देखो, ये इससे कितना टाइम्स बड़ा है? यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। तो किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? वो डिस्टेंस निकालेंगे, क्या लिखेंगे? x = r/n प्लस, सॉरी नेगेटिव चार्ज है ना, तो माइनस होगा -1। r को कुछ भी रहने दो, n 1 आ गया तो 1 - 1 हो जाएगा। जब 1 - 1 हो जाएगा तो x जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा कोई फाइनाइट पर डिस्टेंस नहीं होगा जहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो होगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज, एक इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या रखा है? रॉड रखा है। पॉजिटिव लीनियर चार्ज इन सर्कल ऑफ रेडियस इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इफ लीनियर रोटेटिंग अराउंड द इनफाइनाइट। रॉड रखा है कि सर्कल ऑफ द रेडियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को कौन घुमाता है बताओ? इलेक्ट्रॉन को जो घुमाता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने यूसीएम में पढ़ा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता है, तो फोर्स जो होगा सेंट्रीपिटल होगा। और वो कौन लगवाएगा? आपने कौन सा वाला पार्ट पढ़ा है? एनएलएम में जो लास्ट में सर एग्जांपल दिए थे, फिर से वही सिंघम और बाजीराव। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन अदा करेगा, कौन प्ले करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको पता है क्या होती है? क्या होती है? mv²/r। और क्यू कितना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कितना दिया है? लैम्बडा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 2kq/λ/r। ये हम लिखते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर लेंगे 2। ये देखो, यही सेम चीज़, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2k λ/क्या हो जाएगा? r। अब मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक r से एक r कैंसिल होगा। अगर मैं m को इस साइड लेके जाता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा?
V जो है V इज इक्वल टू E2 k लैम्बडा डिवाइडेड बाई m, और देखो मैंने स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लिया, ये रूट के अंदर गया। अब जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू 2, के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ये होती है के की वैल्यू। मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन में दिया होगा 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 1 इंटू मेरी पेन अपने आप चलने लगी, डायरेक्ट हम 10⁻⁻6 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, मास से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू, अरे यार ये अपने आप कैसे 10⁻20⁻31, सॉरी, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो कुछ √3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 आएगा। तो क्या मैं इसको 32 इंटू 10⁻15 है तो 14 कर सकता हूँ। अब रूट से बाहर निकालेंगे, 32 किसके किसके बीच आता है, 5 × 5 = 25, 6 × 36, 25 और 36 के बीच आता है, लेकिन 36 के पास है तो हम कुछ इसको 5.8 मान सकते हैं या 5.6 मान सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻7। तो इसके अराउंड वाला कुछ आंसर होना चाहिए, ये देखो 5.6 इंटू 10⁻7। आगे चलेंगे, अब एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक मोमेंट जो है उसका पी है, क्वेश्चन में दिया है, वो डिस्टेंस आर पर है, लॉन्ग थ्रेड चार्ज यूनिफॉर्मली, ये थ्रेड है वो चार्ज है प्लस से, चार्ज डेंसिटी जिसकी लैम्डा है। अब फोर्स जो है डाइपोल पर कितनी लगेगी, नेट फोर्स, ये सिर्फ फोर्स नहीं होगा नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी बताओ। क्या ये क्यू चार्ज इस तरफ अपनी तरफ कुछ फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा क्यू ई, क्या ये वाला चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर क्या फोर्स लगाएगा क्यू ई, और क्यू जब एफ नेट निकालेंगे तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो सिंपली क्यू ई माइनस क्यू ई हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगी, तो जो हमारी नेट फोर्स होगी वो जीरो आ जाएगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ये अच्छा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, 3 पॉइंट हैं, पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, जेड बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब ये कॉन्सेंट्रिक स्पीयर का मतलब है होलो जैसा कुछ, होलो स्पीयर के अंदर वाले पॉइंट पर इसकी वजह से चार्ज कितना होगा जीरो, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ई ऑफ एक्स जीरो होगा। अब वाई वाले पे इस प्लस क्यू की वजह से जीरो होगा, लेकिन इस प्लस क्यू की वजह से चार्ज होगा, वो कितना होगा E इज इक्वल टू वाई इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन में दिया है वाई है, तो ये मेरा वाई हो गया। क्या सिंपली वाई होगा या वाई स्क्वायर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम टू सेम ई जेड पर हम निकालेंगे, ई जेड किसके बाहर है, इसके बाहर है, तो इसके चार्ज प्लस क्यू है तो इसकी वजह से इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसकी चार्ज है छोटा प्लस क्यू तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब दोनों की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कितनी कितनी आएगी भाई, लिख लेते हैं। ई जेड के ऊपर लेट सपोज करते हैं कुछ के है, डिस्टेंस कितना है जेड का स्क्वायर, एक स्मॉल क्यू की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कैपिटल क्यू की वजह से, तो ई जेड मेरा ये हो जाएगा। अब सेम टू सेम इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये ग्राफ देख लेते हैं पहले। आइसोलेटेड सॉलिड मेटल स्पीयर है, मेटल मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, तो बताओ इसमें कौन से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये वाली ग्रेविटेशन से मैच करता हुआ ग्राफ है कि नहीं है बताओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, पॉइंट के ऊपर। क्या ये कुछ उसी तरह का है जैसा हमने अभी एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन किया था। इस पॉइंट पर क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट ई पर, वो आएगी के इस चार्ज की वजह से क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर, और इस पॉइंट पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी के इंटू एक छोटे वाले चार्ज की वजह से और एक इस बड़े वाले चार्ज की वजह से, मतलब एक क्यू की वजह से प्लस 3 क्यू की वजह से। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 2r है, 2r का स्क्वायर कर देंगे, जब 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4q हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या मेरा ये के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन किसको, ये पी पॉइंट पर है, ये क्यू पॉइंट पर है, सॉरी ये क्यू पॉइंट पर है, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये अच्छा सवाल है, लेवल अप कह सकते हो बट एग्जैक्टली नहीं। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, लेट सपोज ये एटम है, जेड इसका एटॉमिक नंबर है, तो जेड ई इसमें प्रोटॉन होंगे, जेड ई प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें सर्कल होंगे।
कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यहाँ पर इसके बीच में कहीं पर हम पॉइंट चार्ज रखें। एट द सेंटर मतलब सेंटर पर। सराउंडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसमें भी पूरा, ये कौन सा वाला मॉडल है, ये पुराना वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है ये। विद इन द स्पीयर ऑफ रेडियस आर, स्पीयर का रेडियस आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है पॉइंट इनसाइड द एटम एट अ डिस्टेंस आर, मतलब हमको कुछ इस पॉइंट पर जो आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से, ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी? वो सिंपली होगी मेरी ई इज इक्वल टू के इंटू जेड टाइम्स ऑफ ई। पहले ये न्यूक्लियस की वजह से है, ठीक, ये न्यूक्लियस की वजह से है, ये सॉलिड स्फीयर है, याद रखना सॉलिड स्फीयर है, ये न्यूक्लियस की वजह से है। और जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो मेरी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी। वो कितनी होगी? वो भी इसी तरह होगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी, वो होगी के इंटू जेड ई आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। क्या हमने सॉलिड स्फीयर के बाहर, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, इसके बाहर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है? क्या होता है? के क्यू, अगर क्यू हो, अगर डेंसिटी हो तो डेंसिटी आर डिवाइडेड बाई आर का क्यू, पढ़ा है। तो वही चीज़ इसमें एक बार अप्लाई की और ये दूसरी वाली चीज़ इसमें अप्लाई की। तो जब मैं इसमें कॉमन ले लूँगा, ये कॉमन वाली चीज़ें, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये तो डायमेंशनली गलत है, जीरो हो नहीं सकता भाई। 1/r³ को 1/r² में जोड़े हैं, डायमेंशनली गलत है, ठीक। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लॉन्ग थिन चार्ज रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ईच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, प्लेस कर दिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स क्या होती है? के 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन आर, ये मेरी फोर्स होती है। ये मेरा चार्ज होता है, फोर्स नहीं होती है, ये मेरी फोर्स होती है। चार्ज में ई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाता है। अब बताओ, अगर हम डायमेंशनली ही देखें, पर यूनिट लेंथ बोला तो एक लेंथ से डिवाइड कर दो, तो नीचे एक स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें नीचे डी में स्क्वायर है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। नहीं, एक मिनट एक मिनट। फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? वो ये नहीं होगी। एफ इज इक्वल टू होता है के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मेरा के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, जो वेवलेंथ है, जो एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, और ई इज इक्वल टू मेरा 2k लैम्डा बाई डी होता है। ये मेरा जीके है, जीके मतलब ये पता होना चाहिए। लाइन चार्ज के लिए ई जो होता है वो होता है ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई डी, ठीक। अब मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो एफ क्या होता है? क्यू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। फोर्स कितनी लगेगी? ये लगेगी 2k लैम्डा, ये के है, 2k लैम्डा बाई डी। मुझे एक बात बताना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी, सिंपल है। आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या पता होना चाहिए? जो फोर्स होती है लाइन चार्ज के लिए वो 2k लैम्डा बाई डी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा था, ठीक। जब फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा था तो इसीलिए हम लेंथ से डिवाइड किए, ठीक। ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक। अब कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, बताओ। हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, ये वाला, ठीक। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन और हैं। कहाँ? हाँ, एक चार्ज है गिवन टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। एक बार कंडक्टिंग को दिया, एक बार नॉन कंडक्टिंग को दिया। नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट की वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई शीट है, ये कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग वाले में बीच में चार्ज रहता है और कंडक्टिंग वाले में सरफेस के ऊपर दोनों साइड रहता है। जैसे आपकी कोई बुक है, वो कुछ इतनी मोटी है, तो जो चार्ज होंगे वो बुक के पन्नों के बीच में होंगे, मोटाई में होंगे। लेकिन जब कंडक्टिंग शीट होगी तो ऊपर होंगे। तो कंडक्टिंग शीट के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या? इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है क्यू बाई 2a, क्योंकि इसमें दो साइड का एरिया आएगा, और इसके लिए होती है क्यू बाई ए सिंपली। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक काम करें, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको तब पता होनी चाहिए। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ई इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे?
ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग पे, और नॉन कंडक्टिंग पे क्या होती है, E/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब नॉन कंडक्टिंग में और कंडक्टिंग में अगर हम इसके डेंसिटी वाइज देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाइज, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि प्लेट के पास एरिया नहीं होता, सरफेस होता है। तो ये हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू में दोनों की वैल्यू रखूँगा तो ये Q/2A एप्सिलॉन नॉट बनेगा, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसमें भी रखूँगा, तो ये 2E0 इसको इसमें पुट कर रहा हूँ, E0 डिवाइडेड बाई Q इंटू A। अब देखो ये 2 एप्सिलॉन नॉट इज 2 एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, तो 1:1 आ गया। तो अगर चार्ज के टर्म्स में पूछे तो 1:1 होता है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म पे पूछे तो सरफेस वाले का ज़्यादा होता है और चार्ज वाले का उसका आधा होता है, तो ये 2:1 आता। मैंने भी 2:1 किया था, बट मुझे पता नहीं था ये चीज़। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन द फॉलोइंग, कौन से रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। तो भाई सिंपली एक चीज़ बताओ, हमने ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ध्यान देना, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर क्या बोलते हैं उसको, चार्ज नहीं है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। विच रीजन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नॉट जीरो एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये गलत है। ए पर नहीं होगा, सी पर नहीं होगा, बी पर नहीं होगा, एफ पर नहीं होगा, ये सी पर होगा। यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो नहीं होगी। कैसे? ऐसे कि इसको मानो रेड कलर से, तो इसकी वजह से इस साइड कुछ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, ये लाल वाले का है। मैं इसको मान रहा हूँ निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाले की वजह से इसकी तरफ निकलेगा, इस साइड से इसकी तरफ निकलेगा, इस साइड से भी इसकी तरफ आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या ये कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? कभी नहीं होगी। ये दोनों अपोजिट में है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, ये दोनों भी अपोजिट हैं, इक्वल अपोजिट हैं, तो यहाँ पर भी जीरो हो सकती है। इसीलिए आगे चलेंगे। ऐसा ही एक सिमिलर सवाल है, एक पैरेलल टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज पैरेलल शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पॉइंट पी पर बतानी है। कैसे बताएंगे बताओ? पैरेलल प्लेट है, जब पैरेलल प्लेट है, पहली बात ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, जैसे कि हमारा डिपेंड करता था चार्ज और लीनियर चार्ज, क्योंकि इसमें सरफेस है। अब बताओ इसकी वजह से कुछ ये इस साइड ई लगाएगा और इस साइड ई लगाएगा, लेट सपोज इसको E1 बोल देते हैं, कलर चेंज करें। इसकी वजह से इस साइड ये कुछ ई लगाएगा, इस साइड ई लगाएगा, तो हमको पी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बताएंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होगा, कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ये लॉन्ग चार्ज प्लेट शीट है, शीट के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग ना बताए तो क्या मानेंगे बताओ? तो हम नॉन कंडक्टिंग ही लेते हैं, तो E1 कितना हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा वाला कितना होगा वो बताना, E2, क्या E2 भी उतना ही होगा, सिग्मा इंटू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेरा जो आंसर है वो जीरो आ जाएगा। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है? क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है। एक मेरा शीट है, शीट से एक इक्विलिब्रियम पर एक मैंने मास रखा जिसका मास m है, चार्ज q है, एंगल थीटा है, ठीक है। q हंग फ्रॉम सिल्क थ्रेड, सिल्क है तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा। एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्पीयर, ये स्पीयर है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट कितनी होगी बताओ? एक बात बताओ, इस पर कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगी तो क्या ये इस साइड रिपल करेगा? जब इस साइड रिपल करेगा तो कुछ फोर्स लगेगी, जो फोर्स लगेगी वो क्यू ई के बराबर होगी। क्या हमको पहले से पता है? टेन थीटा बराबर होता है जो भी फोर्स लगती है, यहाँ पर क्यू ई है तो क्यू ई बाई एम जी हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये वाला पार्ट अगर पता चल जाए तो मैं सीधे सीधे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दूंगा। ये वाला पार्ट क्या होगा बताओ? हमको एक चीज़ पता है कि ई लीनियर चार्ज की वजह से क्या होती है बताओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से। तो सिर्फ यही वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। जब इसको इधर से उधर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कुछ एम जी अपॉन कितना, क्यू इंटू टेन थीटा। ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जब बन जाएगी और यूनिफॉर्म चार्ज है सॉलिड स्फीयर पर, यहाँ पर एक कैविटी बन गई, तो आप याद रखिएगा अगर यूनिफॉर्म चार्ज है इन सब जगह तो कैविटी में भी चार्ज यूनिफॉर्म ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत बड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर इंडक्शन। सर ने इसके लिए 3 मेथड बताए थे, 3 मतलब स्टेप बताए थे। कौन कौन से स्टेप बताए थे बताओ? पहला, नेट चार्ज सबको जोड़ के बाहर लिख दो, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। नेट चार्ज बाहर जोड़ के लिखो, कितना है? 1 है, 3 है, तो यहाँ पर प्लस, नहीं तो ये अंदर से बैलेंस करते हैं। इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू होगा, ठीक है। अगर इस पर माइनस क्यू है तो इन दोनों को मिला के बाहर कितना हो गया बताओ? +2 क्यू हो गया। तो इस पर +2 क्यू हो गया इंडक्शन के बाद क्या होता है, सब एक दूसरे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हो जाएगा मेरा प्लस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू होगा ना, और इसके ऊपर प्लस क्यू है तो ये इसके अपोजिट चार्ज ले लेगा, और इसके ऊपर प्लस क्यू करेंगे तब जाकर 4 क्यू चार्ज बनेगा, ठीक। तो मेरा जो आफ्टर इंडक्शन वाला होगा वो एक सर्कल ऐसा बनेगा, एक सर्कल ऐसा बनेगा, और इस पर जो चार्ज है वो एक बार प्लस होएगा, प्लस क्यू इस पर है तो इस पर माइनस क्यू, तीनों को जोड़ना रहता है। पहला स्टेप है 4 क्यू। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस पर 4 क्यू हो जाएगा आफ्टर इंडक्शन, इस पर 4 क्यू हो जाएगा, इस पर क्यू हो जाएगा। देखो ये देखो खतरनाक सवाल, पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। एक काम करें मैं अपने मेथड से बताऊँ मैंने कैसे करता हूँ। कितना चार्ज है? 14, 3 14 3 17, 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कितना होता है बताओ? 12, 13 14 15 16 17, हाँ 12 होता है। तो आफ्टर इंडक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आफ्टर इंडक्शन इस पर 12 होगा। इस पर 12 करने के लिए 14 में कितना घटाएंगे तो ये 12 आ जाए सिंपली 2। अगर मैं यहाँ पर -2 रख देता हूँ तो इन दोनों को मिला के 12 आ जाएगा। अगर इस पर -2 रखेंगे तो यहाँ पर भी -2 आ जाए, यहाँ पर +2 आ जाएगा, यहाँ पर +2 है तो इन दोनों को मिला के अंदर कितना हो जाएगा? -3। तो ऐसे मेरा चार्ज देखो ऑटोमेटिक बैलेंस होता गया। अब खतरनाक सवाल पर आते हैं, लास्ट सवाल है हमारा, मुझे भी देने जाना है टेस्ट, तो इसको ख़त्म करेंगे और मैं नहा के निकल लूँगा टेस्ट देने। अब देखो ये कितना है? +2 क्यू, ये कितना है? माइनस, पहले सबको जोड़ें, 5 -5 है, ये +14 है, 14 ही है ना, हाँ +14 है, और ये +8 है, ये -3 है, और अंदर +2 है। अंदर से करते हैं बैलेंस, चलें क्या? ये अगर +2 है तो इधर -2 रखना पड़ेगा, ये अगर +2 है, मैं आफ्टर इंडक्शन वाला पार्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पर -2 रखना पड़ेगा। जब यहाँ पर हम -2 रखेंगे यहाँ पर पहले से क्या था? -3, तो -2 और -3 मिला के कितना हो जाएंगे बताओ? -5, तो -5 यहाँ पर हो जाएगा, ये आफ्टर इंडक्शन वाला पार्ट है ये वाला, ठीक, -5 हो जाएगा। अब जब इस पर -5 हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मिला के ऑलरेडी -3 था, अच्छा बाहर से करेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो 14 + 8 कितना होता है? 22, 22 + 2 24, 24 - 8 16, तो मुझे यहाँ पर प्लस चार्ज 16 करना है, ठीक। अब ये करने के लिए पहले से इस पर -5 था, इसमें मैं कितना जोड़ दूँ कि मेरा +16 आ जाए? इसमें मैं जोड़ूंगा +21, क्योंकि 21 - 5 ही 16 होगा, ठीक। तो -5 लाने के लिए मैं 21 जोड़ूंगा। फिर उसके बाद एक बात बताओ, अंदर वाले पे कितना है? अंदर वाले पे +14, इस पर मेरा +14 है, ठीक है। जब इस पे +16 है, तो इस पर ये आफ्टर इंडक्शन, ये इंडक्शन के बाद ये चार्ज होगा, और फिर इस पर -21 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? -21, बाहर +16 है, तो -21 जब जोड़ेंगे तभी तो +5 चार्ज आएगा, और वही आना चाहिए था। -21 जोड़ेंगे तो +5 चार्ज मेरा आ जाएगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब देखो क्या, अब फिर से मुझे इस पर कितना चार्ज करना है? मुझे इस पर +14 करना है, तो +14 चार्ज करने के लिए इस पर +21 करेंगे, -21 जोड़ा था तो यहाँ पर +21 हो जाएगा, और इस साइड +21 है, और अगर 14 करना है, अरे भाई सिंपल मैथ है, मुझे 14 इक्वल में चाहिए, इस साइड 21 है तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे बताओ? 7 माइनस कर देंगे तो मेरा 14 आ जाएगा, तो अंदर जो चार्ज है वो -7 हो जाएगा। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट था, ये मैंने चार्ज पुट किया, तो अंदर साइड -7, बाहर साइड +21। अब अंदर साइड -7 है तो इस साइड +7 कर देंगे, जब इस साइड +7 कर दी, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? +8 है, मतलब मुझे इस साइड 8 चाहिए, और मैंने +7 रख दी है। तो 8 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, सिंपल है। तो मैं यहाँ पर +1 कर दूंगा, दोनों को जोड़ के मेरा बिफोर इंडक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर +1 है
तो सिंपली यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है और मुझे चाहिए कितना, 3 चाहिए, इज इक्वल टू -1। तो मैं अंदर साइड कितना रखूँ कि -3 आ जाए, मैं -4 रख दूँ, -4 रखूँगा तो दोनों को मिला के -4, एक सेकेंड, मुझे 3 चाहिए इक्वल में, -1 है तो ये मेरा x हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो +4 रखेंगे, सॉरी ये +4 हो जाएगा। जब ये +4 हो जाएगा, ये +2 है, ये +4 हो जाएगा, ये +2 है, एक सेकेंड, -3 चाहिए ना, -3 चाहिए, -1 है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये -4 है तो ये मेरा आ गया क्या, आफ्टर इंडक्शन चार्ज। तो एक काम किया करो, आपको जो चाहिए बिफोर इंडक्शन को इक्वल कर दो, बिफोर इंडक्शन को इक्वल कर दो, बाहर से बराबर करते हुए आओ, एक को x मान लो जो हमको फाइंड करना है और उसमें से माइनस करके इक्वेट कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। आज हमारा चैप्टर एंड हो गया, नया चैप्टर चालू हो जाएगा कल से।